ठीक है जी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे आप यूपीएससी का दे दो, चाहे आप एचएस का दे दो, या कोई भी और वेरियस एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, वहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं किसके, फंडामेंटल राइट के टॉपिक्स के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें, तो याद रखना बेटा कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ऐसे लिख लीजिए बेटा। भारत के संविधान में पार्ट 3 में, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच लिखे हुए हैं या मेंशन किए गए हैं मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के पार्ट 3 में दिख रहा है ये। पार्ट 3 है और साथ में आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे जो हम लोग करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आए कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका क्या यूज है, क्यों जरूरी है फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के लिए। तो आप लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये वाली लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ये पहले लिख ली है ये वाली। उसके बाद सेकंड लिखना इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स। अब ध्यान में रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा, फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हमने, जो इसका आइडिया है वो हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बिल ऑफ राइट्स से हमने अपने मौलिक अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं अमेरिकन जो आपके पास बिल ऑफ राइट्स है। और यहां पे इसके बाद जो अगली लाइन लिखनी है तो वो लिखनी है आपने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is called as मैग्ना कार्टा। जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 का मतलब क्या है बेटा, पार्ट 3 का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। और इन फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला गया है, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला गया है, मैग्ना कार्टा बोला गया है, कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। इसको आप कैपिटल में लिखिएगा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अब यहां इसके बारे में जरा और लिखते हैं थोड़ा सा बेटा, होता क्या है मैग्ना कार्टा, ऐसे लिख लीजिएगा मैग्ना कार्टा है क्या है, कहां से ये शब्द आया मैग्ना कार्टा। अगर आप ये शब्द देखेंगे मैग्ना कार्टा, तो पहली बार किंग जॉन इंग्लैंड के 1211 में, किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के, किंग जॉन इंग्लैंड के, दे इशूड चार्टर और बिल related to fundamental rights of citizen। बिल या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, बिल की जगह आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट।
ये मैग्ना कार्टा। एक्चुअली मैग्ना कार्टा क्या है कि यहाँ पर जो इंग्लैंड के जो राजा थे 1211 में उस राजा के द्वारा पहली बार एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू किया गया, और उस डॉक्यूमेंट में जो वहां के नागरिक थे उनके नागरिकों के बारे में पहला दस्तावेज एक इशू किया गया। मतलब वहां के जो नागरिक थे वहां के नागरिकों को कुछ एक अधिकार दिए गए, और वहां से शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट्स की। तो इसे इसलिए क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये किस तरह का था, एक पहला डॉक्यूमेंट था। किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट था ये था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था। फर्स्ट डॉक्यूमेंट कब इशू हुआ, 1211 में। इशू किसके द्वारा किया गया, किंग जॉन के द्वारा। तो इसीलिए आज इसे क्या बोला जाता है, जो फंडामेंटल राइट है आज इसे क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। तो मैग्ना कार्टा क्या है, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। अब मैग्ना कार्टा क्या है कि मैग्ना कार्टा आपके पास किंग जॉन्स के द्वारा 1215 में पहली बार एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, एक इस तरह का दस्तावेज इशू किया जाता है, जिस दस्तावेज में पहली बार क्या होता है, आपके पास वहां के नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया जाता है। उस पूरे डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट क्या बात करता है, वहां के नागरिकों के अधिकार के बारे में बात करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है, उसे क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। इसीलिए हमें हमारे संविधान के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसे क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, या पूरे पार्ट 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपके पास है, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, इसके अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए उसके ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य और इसकी महत्वता क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, इसमें सबसे पहले लिखिएगा बेटा एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जहां पर भी शब्द आएगा, जहां पर भी शब्द आएगा लिख लीजिए, ये जो शब्द है इसका मतलब है कि ऑल द पावर रिजाइड विद पीपल। मतलब यहां पर लोकतंत्र का मतलब यही है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब यही है, अल्टीमेट जो शक्ति है, जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास रहने वाली है, लोग के पास रहने वाली है लोकतंत्र में, और लोग के द्वारा ही चुने हुए लोग यहां पर क्या करते हैं, रूल करते हैं। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास है, रिजाइड, मतलब किसके पास है, RESID, रिजाइड विद पीपल। मतलब अल्टीमेटली जो पावर है या शक्ति है वो किसके पास है, वो लोगों के पास है। और फंडामेंटल राइट क्या करता है, इसको प्रमोट करता है, किसको, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और सेकंड जो पॉइंट है, ये लिखिएगा नहीं, ये वाला मत लिखिएगा, सेकंड पॉइंट है ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हमारे पूर्ण विकास के लिए, अगर इंसान का पूर्ण विकास करना है, किसी इंडिविजुअल का पूर्ण विकास करना है, तो इंडिविजुअल के पूर्ण विकास के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार, उसके पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको समझाता हूं यहां पे, अभी इसको समझाने वाली जो चीज है उसको लिखेगा नहीं, क्योंकि वो आगे जाके आपको खुद आपके दिमाग में आएगी। अब देखो, जैसे हमें क्या मिला, राइट टू एजुकेशन मिला, शिक्षा का अधिकार हमें मिला। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसा है, वो फंडामेंटल राइट है। भले ही वो आपके पास एलिमेंट्री शिक्षा का जो हमें अधिकार दिया गया वो कैसा है, मौलिक अधिकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने लिखने की पावर, हमारी सोच, हमारी तार्किक शक्ति को भी क्या करता है, डेवलप करता है।
और जैसे हमें क्या मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। जब हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम बोल पाएंगे, तो वो भी क्या करेगा, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि हमें कहाँ फेथ रखना है, कहाँ बिलीव रखना है, तो वो भी हमारा अलग से हमें क्या मिलेगा, एक तरह से हमारी ग्रोथ में वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके बाद जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं फंडामेंटल राइट्स का, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट भी आपको क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। तो आपको कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। तो जब ये सारी चीजें आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये सारे किस में हेल्प करेंगे, ये आपके पास किस में हेल्प करेंगे, आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी कैसा है, फंडामेंटल राइट है। तो आप नेतागिरी में भी जा सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, और वो भी क्या करेंगे, वो भी तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जाएंगे, सीखेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, एक्सपोजर देगा, तो आपका क्या करेगा, मेंटल लेवल भी डेवलप करेगा। राइट टू इक्वालिटी है, लॉ के सामने, वो भी आपको क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा, किसमें, आपकी डेवलपमेंट में, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने आपके लिए दिए और आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो ये सारा क्या है आपके पास, बहुत जरूरी है किसी भी एक आदमी का पूर्ण विकास के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट एक क्या है, नेसेसरी है, बेसिक है। यदि बात समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट बेटा यही वाला है जो यहां पे लिखा है, प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट। इसको ऐसे लिख लीजिए, अथॉरिटेरियन स्टेट, प्रिवेंट द या प्रिवेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन स्टेट, इतना लिख लिया जी हमने। अब यहां पे जरा समझिएगा बेटा, यहां पे क्या है, अथॉरिटेरियन स्टेट का मतलब क्या है, अथॉरिटेरियन स्टेट का मतलब है कि यहां पर तानाशाही के बारे में बात कर रहा है। तानाशाही का मतलब है कि किसी एक आदमी के पास, किसी सिंगल एक इंडिविजुअल के पास सारी शक्ति हो, ऐसा नहीं होने देता फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट हमें ये बार बार बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश किसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में क्या रहेगा, सुप्रीम रहेगा। ठीक है जी। अगर कोई भी लॉ क्या करेगा, अगर हमारी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो क्या करेगा, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा, उस कानून को भी हम क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ये बताने की कोशिश करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है, और उसके अनुसार उसमें जो लिखे गए सेट ऑफ रूल्स है, उसी के अनुसार क्या करेगा, हमारा पूरा देश क्या होगा, काम करेगा और चलेगा। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, जो ये यहां पे लिख लीजिए, सेफगार्ड लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब यहां पर क्या बेटा, सेफगार्ड लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। लिबर्टीज क्या होती है, लिबर्टीज हमारी क्या होती है, फ्रीडम्स तरह की होती है, और फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल यहां पे क्या होता है ना, यहाँ वही चीज है बेटा। अगर हमारी जो सरकार है, अगर ये गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट क्या बनाए, कोई भी लॉ बना दे, इसी तरह का कोई लॉ बना दे, एग्जाम्पल के तौर पर ये लॉ बना दे कि लड़कियां सिर्फ सूट सी ही पहनेगी और लड़के क्या पहनेंगे, आपके पास कुर्ता पजामा पहनेंगे, ऐसा लॉ बना ले। अब ऐसा कौन नहीं कर पाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा। अब हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है, हम अपने हिसाब से रह भी सकते हैं, हमने पहना क्या पहना ये कौन डिसाइड करेंगे, हम लोग खुद करेंगे। तो ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। सरकार ने इस तरह का कानून बनाया,
तो अगर ये कानून, इस कानून को हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हमें ये लगता है कि ये जो कानून है, ये जो लॉ बनाया गया है, ये उचित नहीं है, सही नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में हम इस कानून को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। और हम अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे और वहां पे ये पाया गया कि ये हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका उल्लंघन करता हुआ ये कानून पाया गया, तो ये कानून क्या कर दिया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, हमारा फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता है उसको क्या करेगा, बचाएगा या क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, प्रोवाइड लीगल रेमेडीज अगेंस्ट स्टेट एक्शन। मतलब हम ये कर सकते हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, कि हमें लीगल भी मिल सकता है, लीगल रेमेडीज में मिल सकती है कि अगर स्टेट हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है। अभी आपको यहाँ स्टेट का पता नहीं चलेगा कि स्टेट क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट होता क्या है। तो अभी ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, मैं स्टेट, जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, सॉरी 12 पढ़ेंगे, तो वहां पे हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट होता क्या है, स्टेट के अंदर कौन सी चीजें आती है। यहाँ स्टेट आप सिंपल ये मत समझ लीजिएगा कि 28 राज्य है, ये स्टेट नहीं है। अब उसके बाद फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर क्या है। लिख लिया आपने। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, नॉट एब्सोल्यूट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। वैसे भी लिख सकते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट उसके आगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकती है। फीचर्स में अब यहां जरा समझिएगा बेटा, लिख लिया, थोड़ा तेज लिखिए। अब यहां जरा समझिएगा, यहां पे दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, और सामने क्या लगाया है, नॉट। पहले हमें यह समझना है कि एब्सोल्यूट का मतलब है क्या यहां पे। अब यहां पे एब्सोल्यूट का मतलब, और साथ में क्या लिखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई लगा है। क्या जो हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं, या ऐसे मान लीजिए जो अधिकार संविधान के द्वारा हमें दिए जाते हैं, क्या ये अधिकार पे रोक लग सकती है? क्या ये हमें ऐसे अधिकार है कि सरकार इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, जो हमें, जैसे हमें बोलने का अधिकार मिल गया, क्या बोलने के अधिकार को रोका जा सकता है? क्या शिक्षा के अधिकार को रोका जा सकता है? क्या रोक लगाई जा सकती है? क्या घूमने के अधिकार को रोका जा सकता है? क्या रिलीजन के प्रति जो अधिकार जो हमें दिया गया, क्या ये कभी हमसे छीने जा सकते हैं? जैसे हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगेंस्ट अधिकार है, क्या ये कभी हमसे स्टेट्स छीन भी सकती है? क्या इसे स्टेट छीन सकती है या नहीं छीन सकती? याद रखिएगा, एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये बिल्कुल क्या है, परमानेंट टाइप है, मतलब परमानेंट है, ना इसमें कोई संशोधन किया जा सकता, ना सरकार ये हमसे छीन सकती। परमानेंट का मतलब ये है, यहां पे जो ये एब्सोल्यूट आपके पास क्या लिखा गया है, टर्म लिखा गया है। तो यहां पे इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है बेटा, नॉट एब्सोल्यूट का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, कि मान लीजिए कि जो हमारा, हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिले गए हैं या संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट स्टेट के द्वारा छीने भी जा सकते हैं। इसके आगे एग्जांपल, जैसे इनकेस नेशनल इमरजेंसी होगी उस समय पर, और जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम पर आप मंदिरों में नहीं जा सकते थे, तो उस समय भी क्या लग गया था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग गया था। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगी, तो स्टेट हमसे छीन सकती है।
लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड का मतलब है प्रॉपर आधार होना चाहिए जिसके आधार पर वो हमसे छीने जाए। जैसे इमरजेंसी के केस में है, इमरजेंसी के केस में क्या होगा कि सारी पावर किसके पास चली जाएगी, केंद्र सरकार के पास। उस समय कुछ एक अधिकार हमारे क्या कर लिए जाएंगे, छीने भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि छीने भी जाए, लेकिन यहां याद रखना है कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब इसमें क्या होगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारी सरकार क्या कर सकती है, इंपोज कर सकती है, लगा सकती है। ऐसा नहीं कि परमानेंट है, अगर दे दिए तो इसको कुछ नहीं हो सकता, बदले भी जा सकते हैं, डिलीट भी किए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे, मौलिक अधिकार 7 थे, और एक मौलिक अधिकार राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो हमसे छीन लिया गया, वो क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और जब डिलीट कर दिया गया अब कितने मौलिक अधिकार रह गए, 6 रह गए। तो इसीलिए हमें यह समझ में यहां पे क्लियरली आता है कि वो कैसे है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको लिख, हाँ, जब हमसे छीने गए, मतलब मान लीजिए कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा भी ली तो हम क्या करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज कहां पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कर लिया या हाई कोर्ट में हमने उसको चैलेंज कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि जिस आधार पर, जिस ग्राउंड पर फंडामेंटल राइट हमसे छीने गए वो आधार सही है और जरूरत है देश के लिए, जैसे बहुत सारे आधार होते हैं, देश की इंटीग्रिटी होती है, देश की यूनिटी होती है, अगर उसको क्या हो रहा, नुकसान हो रहा, अगर आपके स्पीचेस से, अगर आपके भाषण से किसी बाहर वाले देश को फायदा हो रहा हो, हमारे देश की यूनिटी की अखंडता को प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपसे छीना जायज है, जायज है ना। अगर हम ऐसी स्पीच दे रहे हैं जिससे हमारे देश में दंगा हो रहा है या आतंकवादी आपके पास तैयार हो जाए देश के अंदर ही, यूनिटी तोड़ने की बात करे, इस तरह की बातें करे, तो अगर आपसे इस तरह से मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन भी ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये चेक किया जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट आपसे छीने जा रहे हैं, जिस आधार पर छीने जा रहे हैं वो आधार सही भी है क्या, आपके बोलने से नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान हो रहा है तो आपका छीना जाना चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल का छीन लेना जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर, ठीक है जी। तो आपसे छीना जा सकता है, तो ये आधार, सही और गलत आधार तय कौन करेगा, ये तय करेगा हमारे देश के जो लीगल अथॉरिटीज है, जो कोर्ट्स है, वो क्या करेंगे, वो तय करेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये, अब ये लिखिए बेटा सेकंड वाला पॉइंट, सम आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन अदर टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेनर। इसका मतलब ये है बेटा कि कुछ एक फंडामेंटल राइट, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट जिनका उल्लेख, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अंदर है। मैं आपको थोड़ी सी फंडामेंटल राइट बता रहा हूं, यही है 15, 16, 19, 29, 30। जो ये फंडामेंटल राइट है ये अवेलेबल है किसके लिए बेटा, सॉरी, अवेलेबल है किसके लिए, ओनली सिटीजन के लिए। ये सिर्फ ये वाले अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो फंडामेंटल राइट है। अब आपको पता है बेटा फंडामेंटल राइट आपके पास कौन से आर्टिकल से कहां तक जाने हैं, 12 से 35 के बीच में जाना है, लेकिन सिर्फ ये वाले 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसको मिलेंगे, भारत के नागरिकों। बाकी किसको मिलेंगे, भारत के नागरिकों भी मिलेंगे, फॉरेनर को भी मिलेंगे। लेकिन याद रखना यहाँ फॉरेनर में आपके पास एक कंडीशन और आती है एलियन कंट्री, दुश्मन जो कंट्रीज है हमारे, जैसे पाकिस्तान है, उनके नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिलता है। जो एलियन कंट्रीज है उनको नहीं मिलेंगे, बाकी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, बाकी कोई भी और देश है, उनके लोगों को भी यह अधिकार क्या होता है, प्राप्त होता है हमारे देश के अंदर। तो याद रखना, अगर पेपर में स्टेटमेंट आ जाए क्या फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल है, नहीं, ये फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल रहता है। लेकिन याद भी रखिएगा क्या सारे होते हैं, नहीं, सारे नहीं होते। भारत के जो लोग हैं उनके लिए जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी भी है, बाकी नहीं है, बाकी भी है, लेकिन ये सिर्फ किसी के लिए, एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, भारत के सिटीजन के लिए, बाकी दूसरों के लिए भी अवेलेबल है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है बेटा वो है प्राइमरी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट इट।
स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअली, साथ में लिख लीजिए, साथ में इसी में जोड़ देगा प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी एक नागरिक के खिलाफ। लिख लिया? एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये जरूर लिखना है आप। अब याद रखिएगा बेटा कि जो फंडामेंटल राइट अगर देखें तो वो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है। अभी यहां आपने स्टेट, अभी आपको पता नहीं स्टेट क्या है, क्योंकि स्टेट हम आगे जाकर आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट होता क्या है। लेकिन अभी ये समझ लीजिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है ये जनरली कैसे हो गए कि अगर हमारी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, अगर कानून हमारी कौन बना रही है, अगर हमारे देश की सरकार कानून बना रही है और ये कानून क्या कर रहा है, ये कानून हमारे जो सिटीजन है या हम लोग हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम कहां पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको क्या करेंगे, चैलेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन खास बात ये क्या है, ये यहां पर कौन कर रहा है, यहां समझना बेटा, यहां पे क्या है कि यहां पर हमारी सरकार क्या कर रही है, कानून बना रही है, और वो कानून किसको इफेक्ट कर रहा है, सिटीजन। लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये जो कानून बनाया गया है सही है गलत, ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। लेकिन एक चीज याद रखना कि कई बार कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब है अगर कोई आपका प्राइवेट कोई इंसान है, मतलब कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, जैसे कोई भी आदमी है, ABC से लेकर Z तक कोई भी आदमी है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो क्या उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, क्या आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहां तो सिंपल क्या लिखा गया है, अगेंस्ट स्टेट, स्टेट का मतलब सरकार के। लेकिन अगर कोई आदमी आपके अधिकारों को छीन रहा है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने नहीं दे रहा, बोलने का मतलब है कि आपको पकड़ पुकड़ के मुंह पे वो कर दिया कि आपने नहीं करना, सोचो आप पे प्रेशर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे लिए वो कर लूंगा, फलाना कर दूंगा, आप सही चीज कह रहे हैं, आपका कुछ भी कर सकता है आपके साथ, तो क्या उसके अगेंस्ट भी अवेलेबल है। अभी तो हमने बात क्या की, गवर्नमेंट की, क्या ये इसके अगेंस्ट भी है, हाँ, इसलिए मैंने आपको लिखा है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके फंडामेंटल राइट का छीनने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट भी ये क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि आर्टिकल 19 और 21, जैसे आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, आपको अपने निजी जीवन जीने की क्या है, स्वतंत्रता है। अगर कोई दूसरा आदमी इसको खराब कर रहा है तो आप कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कैसे, हाँ क्यों नहीं होगा, होगा। क्या कोर्ट क्या स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा एक चीज का ध्यान में रख लीजिएगा कि कोर्ट गवर्नमेंट के अनुसार नहीं चलते हैं, कोर्ट अलग बॉडी है और उनका इन्फ्लुएंस कम रहता है। वैसे इन्फ्लुएंस हो भी सकता है लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, कोर्ट को सबूतों के आधार पर काम करना पड़ता है। अगर कोर्ट सरकार के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। कोर्ट बहुत सारे डिसीजन ऐसे लेता है जो कई बार लोगों को लगता है कि ये सरकार के इन्फ्लुएंस में, ऐसा नहीं होता। जनरली वो उन चीजों को ध्यान में रखता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, लगभग ऐसी कोशिश होती है। अब उसके बाद आपने ध्यान में रखना, सम ऑफ देम आर, ये पॉइंट लिखिएगा बेटा, आर पॉजिटिव इन नेचर, ये अलग पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा हूं, एंड सम ऑफ देम आर नेगेटिव या नेगेटिव इन नेचर। Some of them are positive in nature and some of them are negative in nature.
देख लें। अब इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है वो पॉजिटिव है नेचर में। पॉजिटिव नेचर में क्या है, क्यों है, क्या होता है पॉजिटिव नेचर, कि कुछ एक फंडामेंटल राइट कैसे है, पॉजिटिव है नेचर में। अब पॉजिटिव नेचर में आप जहां पे लिखा है वहां से हल्का सा ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। पॉजिटिव नेचर का मतलब यहां पे बेटा क्या होता है कि जैसे फंडामेंटल राइट हमें क्या दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया। यहां पे क्या है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21A के अंदर है। अब राइट टू एजुकेशन से क्या होगा बेटा, राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या करता है, गवर्नमेंट पे क्या करता है, गवर्नमेंट पे बाइंडिंग डालता है। किस तरह की बाइंडिंग डालता है, गवर्नमेंट को यह बोलता है कि आप क्या करो, एजुकेशन को क्या करो, प्रमोट करो, फ्री में प्रोवाइड करो। तो जो चीज आपके पास गवर्नमेंट पे बाइंडिंग डाल रहा है, और ये बाइंडिंग जो डाली जा रही है किसके द्वारा, इन फंडामेंटल राइट के द्वारा, किसके लिए डाली जा रही है, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम और उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो बाइंडिंग है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि आपको जीवन जीने का अधिकार है लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यह एंश्योर करना भी किसकी जिम्मेवारी है, हमारे देश की सरकार की या गवर्नमेंट की, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जहां पर यह क्या करेगा, फंडामेंटल राइट क्या करेगा, इंपोज करेगा बाइंडिंग किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि यू हैव टू प्रमोट दिस थिंग, कि आपको क्या करना है, ये चीजें क्या करनी है, प्रमोट करनी है, बढ़ानी है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पर राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है और उसको डिग्निटी के साथ है, ये सारी चीजें क्या करती है, एक तरह से फंडामेंटल राइट की क्या साइड दिखाती है, पॉजिटिव साइड दिखाती है। ठीक है जी, तो यहां पे लिखेगा, पूरी लाइन लिखिएगा, सॉरी, इट इम्पोज, बेटा ये फंडामेंटल राइट नहीं है ना, इम्पोज बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट टू प्रमोट that thing which are important for all our development, example right to education and article 21 and article 21। आर्टिकल 21 पॉजिटिव समझ में आ गया। तो पॉजिटिव जो आपके पास फंडामेंटल राइट, उसका ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। तो पॉजिटिव जो आपके पास फंडामेंटल राइट का जो फीचर है, पॉजिटिव का मतलब यहां फंडामेंटल राइट का ये है कि ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। तो सरकार को ऐसी चीजें प्रमोट करनी है जो इंडिविजुअल की ग्रोथ और ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या करे, इनहांस करे, इंक्रीज करे। तो कुछ एक फंडामेंटल ऐसे है जो किस पे एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है ऑल ओवर डेवलपमेंट पे और साथ ही साथ पे ग्रोथ पे। तो अगर सरकारों को ये क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से सरकारों की बाध्यता हो जाती है कि उन्हें करना है। इसीलिए फंडामेंटल राइट ये कोशिश करता है हमेशा से, या फंडामेंटल राइट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किस में हेल्प आउट करते हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट में, और सरकार के ऊपर बाइंडिंग भी तय करता है कि भैया आपको क्या करना है, ये चीजें प्रमोट करनी। अब इसी का ही नेगेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, which impose
रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, विच इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट, नेगेटिव वो है, वो फंडामेंटल राइट जो सरकार पे क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। ठीक है जी, आज कितना ही करते हैं, कल फिर इससे आगे करेंगे, चीजें मैं आपको समझा दूंगा।